आज हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, एक साइंटिफिक टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर, जो कि पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोई भी साइंटिफिक टॉपिक को पढ़ने से पहले ना हमें कुछ डब्ल्यू और एच क्वेश्चंस को हमेशा अपने माइंड पे रखना चाहिए, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। एंड क्यूरियोसिटी, यही 4-5 जो वर्ड्स है ना, ये तुम्हें लाते हैं। ये वर्ड्स अगर किसी की भी सेंटेंस के आगे लगा दो तो तुम्हें वो क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों है, और ये किस लिए है। दिस इज what W and H questions, right? Like who, when, where, how, why, और क्या बोलते हैं, whom, how it is used। मतलब ऐसे ही सारे चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, वर्ड्स जो होते हैं उसको थोड़ा दिमाग में रखोगे ना तो साइंस में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कहीं भी मुझे भी ये जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं बोलूँगा मुझे ऐसा, लेकिन जब भी मेरे को कोई भी ऐसे मतलब भाईवा में कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज पीसीआर, तो हम लोग बोलते थे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। गलत है यार। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन करता क्या है, व्हाट मतलब क्या करता क्या है, कौन पीसीआर क्या है। ये कौन जो वर्ड था ना वो उड़िया था, थोड़ा मतलब टंग का इन्फ्लुएंस होता है। क्या पीसीआर क्या करता है, तो पीसीआर अगर कोई पूछता है ना क्या करता है, व्हाट इज पीसीआर, तो यू हैव टू elaborate or explain in such a manner that its technique should be explained properly. Like PCR is a technique that actually used to amplify a particular segment of DNA. Means a small portion of DNA is actually gone through a process such that it can be amplified to billion of its amplicons. You can actually amplify billions of that particular segments. मतलब वो पर्टिकुलर सेगमेंट को तुम बिलियंस ऑफ कॉपी में एम्पलीफाई कर सकते हो, मतलब उसका उतने सारे कॉपीज बन जाएंगे। इमेजिन कर रहे हो इतने सारे कॉपीज। और ये टेक्निक जो है ना, इसमें हु और व्हेन जो वर्ड है, किसने और कब, ये थोड़ा मुझे याद नहीं रहता, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने थोड़ा देखा। कैरली मुल्लेस करके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा ऐसे ही खराब है तो प्लीज देख लेना, कैरली मुल्लेस करके। और डेट इसलिए मुझे थोड़ा याद आ गया क्योंकि 1983, जिसमें कि इंडिया ने शायद वर्ल्ड कप भी जीता था, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कैरली मुल्लेस और 1983। मुझे कभी डेट्स और ये जो बनाने वाले इतने इंटरेस्टिंग लगते नहीं है, लेकिन उनका जो अप्रोच रहता है, हाँ, टेक्निक को, जैसे कैरली मुल्लेस ने ये अप्रोच मतलब अपने से बिना कोई मशीन के द्वारा इसको किया था। इट्स लाइक ए टेक्निक, इट्स नॉट दैट कि जो पीसीआर है वो थर्मल मशीन में ही होता है। ये आप नॉर्मली ऐसे मतलब जस्ट लाइक एक रूम पे भी आप कर सकते हो। इट्स लाइक उसके लिए कोई थर्मल मशीन, थर्मल साइकिल मशीन जरूरत नहीं है। तो ये टेक्निक में वो किया गए थे। वो सब जाने से पहले हम थोड़ा सा जो करेंटली अभी अवेलेबल है इन्वायरमेंट में उस पर जाते हैं कि एक वर्ड सुना होगा कोविड के टाइम पे, आरटीपीसीआर। मतलब पीसीआर बहुत पहले से था, बहुत चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है, लेकिन जब कोविड आया ना, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, थ्रेट था जो वर्ल्ड के लिए। और पैंडेमिक में भी तो वो कैटेगरी में आ ही गया था। उससे पहले शायद प्लेग था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और बहुत सारे लोग मर गए, उनके लिए दिल से यार, दिल से वो लोग जहाँ पे भी हों, रेस्ट इन पीस वाले चीज़। और जो भी हो, मतलब उस टाइम पे ये जो पीसीआर का एक आरटीपीसीआर वाला कैटेगरी था ना, बहुत ही चलता था, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेक्निक के द्वारा हम पर्टिकुलर पेशेंट में डिटेक्ट कर पाते थे कि वो पेशेंट में कोविड है या फिर नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर पेशेंट में वो सार कोविड वाला वायरस है या नहीं है। ये पर्टिकुलर बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट मतलब डिटेक्शन होता था। और ये आरटीपीसीआर, मतलब तुम बोलोगे क्या है, मतलब क्या है, इसका नाम क्या है। इसका नाम एक्चुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटीपीसीआर, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन इसका और भी थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन है, क्योंकि हमें 2-3 दिन में, मैक्सिमम 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाते थे, तो इसीलिए उसका जो एक्चुअल नेम है उसे बोलते हैं रियल टाइम क्वांटिटेटिव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसको शॉर्ट में आरटीपीसीआर बोलते हैं, क्योंकि देखो तुम्हारे सैंपल कलेक्शन से लेके ये एम्पलीफिकेशन तक
पीसीआर मतलब एम्प्लीफिकेशन होता है, पर्टिकुलर सेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। इसमें क्या एम्प्लीफिकेशन हुआ जाता था कभी मुझे बताना, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। देखो वायरस का ही जो हमारे अंदर होता था, कोविड जो वायरस था वो आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज करके मल्टीप्लाई करता था। तो अगर हमें उसका आरएनए मिल जाता है तो आरएनए को हम ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करते थे, cDNA में बनाते थे। अब cDNA में हम वो पर्टिकुलर पोर्शन ढूंढते थे, मोस्टली जो वेरिएंट रीजन्स रहते थे आरडीए मतलब आरएनए का पोर्शन का, उसका प्राइमर बनाते थे, ठीक है ना। और वो प्राइमर को रियल टाइम में डिटेक्ट करने के लिए या फिर वो एम्प्लीफिकेशन रियल टाइम में हो रहा है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए टैगमैन प्रोब बनाते थे। अब यहाँ पे जो हमारा पीसीआर है उसमें दो चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, एक प्राइमर और टैगमैन प्रोब। ये दोनों जो प्रोब और ये फिर जो प्राइमर है ये बहुत ही प्रिसाइजली बनते हैं और इनको बनाने का भी एक तरीका है। इट्स नॉट लाइक कि ये कहीं पे मिलते हैं मिल जाता है, पहले तो इसको सॉफ्टवेयर में डेवलप किया जाता है। तो अगर तुम थोड़ा बहुत बायोइन्फॉर्मेटिक्स सुने होगे तो प्राइमर 3 करके एक सॉफ्टवेयर आता है, मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये थोड़ा पार्ट है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आप कोई भी सेगमेंट डालो डीएनए का तो उस पर आपको उसका पर्टिकुलरली जो मतलब अवेलेबिलिटी प्राइमर बनना होगा वो बन जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स भी। और टैगमैन प्रोब में हम पर्टिकुलर वो प्रोब बनाते हैं जो पोर्शन हमें डिटेक्ट करना रहता है कि पर्टिकुलर ये डीएनए सेगमेंट में ये पोर्शन को डिटेक्ट करना रहता है। तो दोनों ही चीज एक्चुअली डिटेक्शन में ही हेल्प करते हैं, लेकिन टैगमैन प्रोब हम यूज करेंगे तो रियल टाइम में हमें पट से पता चल जाएगा। तो ये दोनों चीज होता था आरटीपीसीआर में भी। तो यहाँ पे हमें डबल डिटेक्शन भी मिल जाता था कि अगर एम्पलीफाई हो ही रहा है और रियल टाइम में भी उसे देखना है तो ये चीज़ें कर लेते थे। और अब बनता कैसे था, तो हमारे जो नोजल कैविटी में ही वो पर्टिकुलर वायरस स्टे करता था और उसके बाद धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके बॉडी में फैलता था। तो इसीलिए वो होता था ना, एक ईयर ड्रॉ क्या बोलते हैं, ईयरबड जैसा एक नाक में डालते थे, नोजल कैविटी के अंदर जाता था, उससे वो लोग एक्सट्रैक्ट करते थे। अगर मान लो कोई पेशेंट को ये कोविड हुआ था तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर वायरस होगा या फिर कोई भी पर्टिकुलर उसका सेल्स वेल्स उस नोजल का जो मतलब जो था ना ईयरबड उसमें आ जाएगा और उस पर्टिकुलर सैंपल से ये लोग सारे आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आरएनए ही हमें चाहिए, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। तो आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे वो सैंपल से और उसको cDNA में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद वो अगर उस पर्टिकुलर आरएनए के जो फ्रैगमेंट्स मिले, अगर उसमें भी वायरस का पर्टिकुलर आरएनए सेकेंड होगा तो हमने तो प्राइमर और टैगमैन प्रोब उसी के डेडिकेटेड बनाया है, उसी का कम्प्लीमेंट्री बनाया है, तो होगा तो अगर एम्पलीफाई होगा तो पता चल जाएगा इसके अंदर वायरस है, सिंपल है, ठीक है ना। तो इसका पर्टिकुलर स्टेप्स बाय स्टेप्स है, तो उसको हम देखेंगे। आज हमारा आरटीपीसीआर का टॉपिक है नहीं। और सुन लो, ये जो कोई भी वीडियो देख रहा होगा, अगर कोई पढ़ाई के बेसिस में देख रहा हो, प्लीज मत देखो, एग्जाम से पहले तो एक दिन से पहले मत देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने क्यूरियोसिटी और अपने जो भी नॉलेज है ना उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और पढ़ाई से एक दिन पहले पढ़ के कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तो एक वो बहुत ही धोनी ने बहुत ही अच्छा बात बोला था, सॉरी, कभी कभी बंगाली और पता नहीं कहाँ कहाँ रह के मेरा अपने में हिंदी बोलने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, कि अगर तुमने साल भर पढ़ाई नहीं करी तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और तुमने साल भर पढ़ाई की है तो एक दिन ना पढ़ोगे या फिर पढ़ोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तुम पे है, ठीक है। और ये वीडियोस बिल्कुल भी एग्जाम से एक दिन पहले वाले नहीं है, तो मत देखना। और हाँ, हम कहाँ थे, तो हम अभी थोड़ा पीसीआर के एक्चुअल कंटेंट में जाते हैं। तो पीसीआर में बहुत ही सिंपल है यार, मतलब 3 चीज़ें मेनली होती हैं और 2 चीज़ मेनली उसमें फोकस करना। एक होता है टेम्परेचर और होता है टाइम, और 3 चीज़ें होती हैं बस। एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है एनिलिंग और एक होता है एक इनलोंगेशन, या फिर तुम बोलते हो एक्सटेंशन, जो भी बोल सकते हो। वो थोड़ा मैंने यहाँ पे डाल दूंगा, देख लेना अच्छे से। पीपीटी से ही पढ़ोगे, अगर पीपीटी डालता हूँ तो देख लो, मजे कर लो। तो बेसिकली ये जो डीएनए में डीनेचुरेशन होता है ना डीएनए का, उसमें थोड़ा सा लॉजिक है। अब वो लॉजिक की बात करते हैं कि 95 डिग्री टेम्परेचर दे दिया तो डीनेचुर क्यों हो गया। मतलब डीनेचुर मतलब क्या, वो जो डीएनए के 2 फ्रैगमेंट होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड में सेपरेट हो जाता है। ये कैसे होता है यार, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक क्यों होते हैं, देखा H क्वेश्चंस और W क्वेश्चंस का फायदा क्यों होता है, क्योंकि हम उन्हें एक टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एनर्जी है। जब एनर्जी ज़्यादा होगा, एक स्टेबल पॉइंट पे हर चीज़, मतलब एक टेबल पर्टिकुलर टेम्परेचर में सब चीज़ स्टेबल होता है। लेकिन हम जैसे ही
नॉर्मली देख लो, पानी को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो बॉयल करने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर इवापोरेट करने लगता है। दैट इज अ प्रोसेस, राइट। तो ऐसे ही डीएनए नॉर्मल टेम्परेचर में स्टेबल रहता है, लेकिन 95 पहुंच जाने पर अब ये क्वेश्चन बन सकता है, लोगों को कैसे पता चला कि 95 के अराउंड ही डीनेचर होने लगेगा? वो चीज़ मुझे कभी बताना कोई अगर दिमाग में सोच रहा होगा तो डीनेचुरस में अब क्या होता है, जैसे अब तो हमें पता चल गया, चलो एनर्जी मिल गया तो क्या हुआ। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एक्चुअली में जो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाते हैं और बाकी कोई बॉन्ड उतना काम नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहते हैं। ए टी के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड के द्वारा, और जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के वो दोनों में ऐसे शेयर होके उसको एक क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं ना। नॉर्मली बहुत सारा चीज़ें है ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, मतलब उसका स्टेबल रीजन आ जाता है। मतलब हाइड्रोजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो वो हीलियम टाइप का बन गया, इनर्ट बन जाएगा और आराम से स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ शेयर होता है क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, स्टेबल हो गया, खुश। लेकिन हम गर्मी दे रहे हैं उसे, गर्मी में अब गर्मी में ना एक होता है ना, लोग गर्म हो जाते हैं, तो गर्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, ठंडे के लिए खोज, तो इधर उधर भागने लगते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम अगर ज़्यादा हीट देंगे वो एनर्जी के फॉर्म में उसके पास जाएगा और वो भागने लगेगा। तो स्टेबल एक पर्टिकुलर बॉन्ड की तरह नहीं रहेगा, वो भागेगा इधर उधर, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, टूट जाएगा, इसीलिए टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जो हीट है वो एनर्जी में प्रोवाइड होता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इसके चलते वो स्टेबिलिटी बना नहीं रह पाता, टूट जाता है, सिंपल। और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ सेकेंड्स पकड़ लो, 1 मिनट के लिए करते हैं, या फिर 45 मैं डाल दूंगा पर्टिकुलर जो सेकेंड्स है। ये भी मुझे कभी पसंद नहीं है कि इतना प्रिसाइजली टाइमिंग को याद रखो। टेम्परेचर इसलिए याद है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही, मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और टाइमिंग भी डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट ये हो जाता है, क्योंकि हमें अगर छोटा सा सेगमेंट है उसे कम टाइम के लिए भी रखना चाहिए, ऐसा भी होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम करेंगे तो मे भी दूसरा कुछ इफेक्ट करे। ये भी एक क्वेश्चन है, देख सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एक्चुअली में। जब तुम रिसर्च करोगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही एक्चुअली तुम्हें डीप नॉलेज देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा डीनेचुरेशन। और उसके बाद सिंपल सी है एनीलिंग। एनीलिंग में 2 चीज़ है, हमारे पास 2 प्राइमर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आर्टिफिशियल में बताया, तो प्राइमर कंस्ट्रक्ट करना इज नॉट अ सिंपल टास्क। यू हैव टू फर्स्ट डिजाइन द प्राइमर, वो तुम सॉफ्टवेयर पे जाके डिजाइन कर लोगे, लेकिन यही है कि कोई भी सेगमेंट को तुम अगर डिजाइन कर रहे हो तो वो सेगमेंट का तुम्हें सीक्वेंस का नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी एक बड़ी बात है। फिर डिजाइन कर लिए तो उसको प्रोसेस करना इज अनदर इशू, और कैसे प्राइमर एक्चुअली डिजाइन होते हैं वो मुझे नहीं बताना, उसका एक प्रोसेस है और उसमें भी एक केमिकल पर्टिकुलर नाम है उसका, वो पर्टिकुलर केमिकल मतलब मेथड को वो फॉलो करता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोटाइड लाया दूसरा न्यूक्लियोटाइड लाया वो लोग बॉन्ड हो गए। और मोस्टली एक प्राइमर का जो बेस पेयर होता है वो 25 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है, आइडियल वो प्राइमर होता है, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाते हैं, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो अच्छे से बाउंड भी नहीं होगा और स्पेसिफिक भी नहीं रहेगा, कहीं पे बाइंड हो जाएगा। और छोटा रहेगा तो ज़्यादा जल्दी बाइंड होगा और मतलब इजी होता है 25 बाइंड करना। दैट इज़ द 2 रीज़न कि ज़्यादा स्पेसिफिक भी चाहिए हमें और ऊपर से इधर उधर बाइंड होने में टाइम ना लगे, सही से बाइंड हो जाए। तो इसलिए 25 एक आइडियल होता है। और हमारा जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर होता है वो दोनों भी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर नहीं होना चाहिए, वरना दोनों आपस में बाइंड करके प्राइमर डाइमर बना देंगे, जो कि पूरा उस चीज़ को वेस्ट कर देगा। और दूसरा चीज़, हाँ गर्मी बहुत है यार, दूसरा चीज़ क्या है, एनीलिंग में टेम्परेचर। एनीलिंग में टेम्परेचर जो है ना वो प्राइमर के मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर से थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि उसके बाइंडिंग पे ही निर्भर करता है आगे का प्रोसेस। तो इसीलिए वो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में बाइंड करेगा अच्छे से, उसके हाइड्रोजन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे जो डीएनए टेम्पलेट के साथ बाइंड करेंगे वो रखते हैं। और वो मोस्टली 50 to 60 के अराउंड में ही रहता है, वो बहुत ही स्टेबल पॉइंट रहता है। और जब इनलोंगेशन होता है, ये तो बाइंड का सीन चला गया हमारा, और बाइंड में भी हम नॉर्मल एक और चीज़ डालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, जो कि इनलोंगेशन में आता है।
तो एक बार प्राइमर बाइंड हो गया और वो हमेशा 3-3' जो बोलो उसको 3 डैश या 3 प्राइम बोलो, वो उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो 2 सेगमेंट है, 2 सेगमेंट में भी जो भी प्राइमर जुड़ेंगे वो 3 डैश या 3 प्राइम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ठीक है ना। और हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज में इनलेगेशन में करता है और यहाँ पे वो एरर प्रोन भी होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, एरर प्रूविंग भी करता है। और मतलब अगर कोई भी एरर हुआ उसको भी हटा के सही लगाता है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है। और अगर हमें जो भी डीएनए का जो पॉलीमरेज रहता है ना, एक थर्मोस्टेबल चाहिए रहता है। थर्मोस्टेबल वो थोड़ा रहना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हम एक एक्वाटिकस कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया उससे वो डीएनए पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि वो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है। और इनलोगेशन में नॉर्मल है, 72 डिग्री में डाल दो, नॉर्मल होते रहेगा वो इनलोगेशन। और ये जो चीज़ है ना, एक पर्टिकुलर मशीन में होता है जिसको थर्मल साइकिल बोलते हैं। थर्मल साइकिल एक मशीन है जो कि कैलस मुलस ने नहीं बनाया था। कैलस मुलस ने बस एक टेक्निक दिया था कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि इस टेम्परेचर में रखेंगे, उसके बाद ये टेम्परेचर में लाएंगे, उसके बाद 72 डिग्री टेम्परेचर में लाएंगे, तब एक पर्टिकुलर ये प्रोसीजर होगा। तो फिर वो बीच में करते क्या थे, तो बीच में वो आइस बाथ में रखते थे, मतलब एक पर्टिकुलर बीकर लेते थे, उसमें आइस रख देते थे, 0 डिग्री पे रखते थे। फिर मतलब जैसे मान लो मतलब जैसे डिनेचुरेशन स्टेप हुआ तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का वो इक्विपमेंट रखते होंगे जहाँ पे वो 95 डिग्री के आसपास उनको टेम्परेचर देंगे। फिर उसको आइस बाथ में रख के दूसरे इक्विपमेंट के पास जाते थे जहाँ पे वो प्राइमर के हिसाब से उसे मान लो पकड़ चलो 56 या 57 टेम्परेचर में रखे, टाइम बिंग मतलब 1 मिनट, मैक्सिमम चीज़ों में 1 या 45 सेकंड इसी के अराउंड में घूमता है टाइम, ठीक है। तो इतना टाइम के लिए रख दिए, फिर उसको आइस में रखे, फिर जाके दूसरा मशीन के पास जाए जहाँ पे टेम्परेचर 72 है, वहाँ पे डाल दिए और इनलोगेशन होता है। नॉर्मल सिंपल ठीक है, इट्स नथिंग बिग इन पीसीआर। और पीसीआर बहुत चीज़ों के लिए यूज होता है, वो चीज़ तुम यहाँ पे देख लो ना, क्योंकि एप्लीकेशन बताते रहूँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। और चीज़ देखो, बहुत ही डिफरेंट टाइप के पीसीआर भी होते हैं। एक हॉटस्टार होता है, नर्सन पीसीआर होता है, उसके बाद आपका मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है, आरटीपीसीआर होता है, जैसे रियल टाइम पीसीआर होता है, और आरटीपीसीआर यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पीसीआर, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज मत हो ना, दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। और दोनों को कंबाइन करके भी मैंने बताया, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, वो भी हो सकता है। तो ये सारे टाइप्स के बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे। और एक क्वेश्चन जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए जो मेरे को भी है, अभी तक मैंने इसका आंसर उतना अच्छे से पाया नहीं है। हमारा देखो इजी है, इट्स नॉट दैट हार्ड मुझे उसका आंसर पता है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता वो मुझे बताओ। लाइक हम छोटा सा फ्रैगमेंट को ही एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, क्या हम पूरा डीएनए सेगमेंट को एम्प्लीफाई नहीं कर सकते? क्या हमारे जो पर्टिकुलर जो हम डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं वो क्या इतना एफिशिएंट नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो उसे वही सारे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए। तो हमारे जो बॉडी में भी रेप्लिकेशन होता है, नॉर्मल चीज़ है ना, रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन में तो वही सेम क्राइटेरिया में होता है। तो अगर बॉडी का वही सेम डीएनए पॉलीमरेज डाल रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर हमें पूरा कोई एक डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करना है तो क्या वो पॉसिबल है? अगर हम वैसा पूरा कंडीशन देंगे तो उसको क्या हम इन विट्रो बोलते हैं गेस, इन विट्रो कंडीशन में उसको क्या एम्पलीफाई कर पाएंगे? सेगमेंट के हिसाब से तो हाँ आराम से कर लेंगे, लेकिन क्या हो पाएगा जैसे इन विवो में होता है, क्या इन विट्रो में कर पाएंगे? दैट्स क्वेश्चन। मुझे उसका थोड़ा डिटेल्स में कभी अगर मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा, या फिर आपको अगर पता है तो बताना। और पीसीआर में कुछ तो चीज़ है नहीं, यही बेसिक है। और टाइप्स और एप्लीकेशन के बारे में हम कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे, या फिर मैं वो स्लाइड्स में ही दे दूंगा। प्लीज़ स्लाइड्स पढ़ते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक टाइम में सही भी है, लेकिन देखो नॉलेज रख के पढ़ना डिफरेंट है, और स्लाइड्स से पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गहराई तक नहीं जाओगे, फंस जाओगे मेरे तरह। और तुम्हें तब लगेगा कि कहाँ फंस गया यार, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। और इस सब का ये वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ बकवास करते रहता हूँ बीच में। अभी तो 1-2 ही वीडियो बनाया हूँ, देखता हूँ धीरे धीरे अच्छे से वीडियो बनाऊँगा तो डालते रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।